प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफताब कोई बाप है, अपनी बेटी से क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है? बाप बोल रहा है। बाप क्या बोल रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मेरा जो आयु है तुमसे 7 गुना आयु का था। यानी बाप का आयु क्या था? 7 गुना ज़्यादा था 7 साल पहले। किसके आयु से? अपनी बेटी के आयु से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से जो भी वर्तमान समय है इसके 3 साल बाद आफताब क्या बोल रहा है फिर से? मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफताब का आयु 3 साल बाद अपनी बेटी की आयु से 3 गुना ज़्यादा और हो जाएगा या फिर रह जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सेकंड शर्त बोल रहा है। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत आगे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। इस प्रकार हल लिख लीजिए। और हम लोग को वर्तमान आयु पता नहीं है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं माना आफताब यानी बाप का आयु को मान लेते हैं। माना आफताब का वर्तमान आयु हम लोग क्या मान के चलते हैं? मान लेते हैं आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है। हम लोग को यहाँ कोई भी आयु दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसके जगह जब भी किसी क्वेश्चन में हम लोग को कोई मान पता नहीं रहता है तो उसकी जगह हम लोग x y मान लेते हैं। इसी प्रकार बाप का आयु यानी आफताब का आयु मान लेते हैं x वर्ष है अभी वर्तमान में, तथा अपनी पुत्री का यानी आफताब की पुत्री का वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? इसकी जगह y वर्ष है। इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन के फर्स्ट शर्त से हल करेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट शर्त क्या है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। यानी बाप का जो आयु था 7 साल पहले अपनी बेटी का आयु से कितना गुना ज़्यादा था? 7 गुना ज़्यादा था। ये क्वेश्चन का फर्स्ट शर्त है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का फर्स्ट शर्त क्या हो जाएगा? 7 वर्ष पहले, 7 साल पहले आफताब का आयु क्या था? आफताब का आयु। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मेरा आयु वर्तमान में अभी क्या है? 10 साल है। ठीक है। तो 7 साल पहले क्या था? 10 में हम लोग 7 घटा देंगे तो 7 साल पहले मेरा आयु क्या था? 3 वर्ष था। इसी प्रकार अभी हम लोग आफताब का वर्तमान आयु क्या माने हैं? 100 वर्ष माने हैं। तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा? 100 - 7। यानी जब भी पहले वर्तमान आयु से पहले का आयु बोलेगा तो उसमें हम लोग क्या घटाएंगे? उतना वर्ष घटाएंगे, यानी 100 - 7 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपनी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा? तथा 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री का यानी 7 साल पहले का आयु क्या हो जाएगा? अभी तो वर्तमान में क्या है? y वर्ष है, लेकिन 7 साल पहले क्या हो जाएगा? y - 7 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ये पहला वाला कंडीशन को भी अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? इस शर्त को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। जैसे 7 साल पहले आफताब यानी बाप का आयु मान लेते हैं 35 वर्ष, और बराबर आप लोग को लिख लेना है। और 7 साल पहले बेटी का आयु मान लेते हैं 5 वर्ष। तो यहाँ देख लीजिए, बाप का आयु बड़ा है और बेटे का आयु छोटा है, लेकिन हम लोग दोनों के बीच में बराबर लिख रहे हैं तो दोनों साइड बराबर होना है। तो इसको कैसे समझेंगे? अब आपको क्या करना है? प्रश्नानुसार हल करना है और आपको 7 वर्ष पूर्व में यहाँ तक आप लोग को लाइन खींचना है और ये क्वेश्चन का एक हिस्सा हो जाएगा। और तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। और मई के बाद आप लोग को बराबर लगा लेना है। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, 7 वर्ष पूर्व मई यानी आफताब का आयु 35 वर्ष रहा होगा। उसके बाद मई के बाद आपको बराबर लगाना है। तुमसे मतलब 7 वर्ष पूर्व बेटी का आयु रहा होगा 5, और तुमसे 7 गुनी मतलब 7 गुनी या फिर 7 गुना बेटी का आयु में आप लोग को 7 का गुणा कर देना है। 7 गुनी या फिर 7 गुना मतलब बेटी का आयु में 7 का गुणा कर देना है। इस प्रकार देख लीजिए, लेफ्ट साइड में भी 35 हो गया और बराबर राइट साइड में भी 7 × 35 हो गया। अगर हम लोग
बराबर लिख रहे हैं तो दोनों साइड बराबर होना, इस प्रकार प्रश्न के अनुसार दोनों साइड बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि लेफ्ट साइड में 2 रुपया है और राइट साइड में 1 रुपया है, इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए हम लोग को राइट साइड में यानी एक के साइड में 2 का गुणा कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में भी 2 रुपया हो जाएगा और राइट साइड में भी 2 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को समझना है, जो कि काफ़ी सिंपल है। यदि हम लोग एक साइड 1 लिख रहे हैं और बराबर लिख रहे हैं तो राइट साइड में भी 1 होना है, तभी दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि हम लोग एक साइड 1 लिख रहे हैं और बराबर लिख रहे हैं और राइट साइड में हम लोग 2 लिख रहे हैं, तो ये दोनों को भी आपस में बराबर नहीं होंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यदि लेफ्ट साइड में 1 है और बराबर है और राइट साइड में 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग को लेफ्ट साइड में यानी 1 के साइड में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में भी 2 हो जाएगा और बराबर राइट साइड में भी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को समझना है, क्योंकि पहले आफ्ताब का आयु 35 वर्ष था लेफ्ट साइड में, तो और राइट साइड में 5 था, यानी बेटी का आयु, इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए बेटी का आयु के साइड 60 का गुणा किए, तो लेफ्ट साइड में भी 35 आ गया और राइट साइड में भी 35 आ गया। इस प्रकार से आप लोग को समझना है। ये क्वेश्चन का बेसिक जानकारी था। ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन के पहले शर्त को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो 7 वर्ष पूर्व में यानी आफ्ताब का आयु क्या था, 35 था, लेकिन समीकरण में क्या था, x-7 था 7 साल पहले। इस प्रकार 7 साल पहले आफ्ताब का आयु क्या था, x-7 था। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, बराबर लगा लेना है। तुमसे मतलब बेटी का आयु हो जाएगा 7 साल पहले 5 वर्ष था, लेकिन समीकरण में y-7 है, ठीक है। 7 साल पहले अपनी पुत्री का आयु और तुमसे 7 गुना मतलब बेटी का आयु हम लोग को क्या करना है, 7 का गुणा कर देना। 7 गुना मतलब 7 का गुणा कर देना, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए यह शर्त समीकरण के रूप में किस प्रकार से इसी तरीके से व्यक्त हो गया। इसी प्रकार से आप लोग को व्यक्त करना है। 7 वर्ष पूर्व में मतलब आफ्ताब का आयु, मैं के बाद बराबर है तो आप लोग बराबर लगा लीजिए। तुमसे मतलब 7 साल पहले बेटी का आयु हो जाएगा y-7 और 7 गुना बोल रहा है, तो बेटी का आयु में आप लोग को 7 का गुणा कर देना है, ठीक है। काफ़ी ईजी है। इस तरीके से आप लोग को इस प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, x-7 बराबर, अब 7 का अंदर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y, और 7 का 7 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा x-7, अब राइट साइड में -49 है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा +49 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा 7y बचेगा, ठीक है। इस प्रकार आगे क्या होगा x, अब बड़ा अंक सामने क्या है प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा लेते हैं, और +49 में -7 घटाते हैं तो क्या बचता है +42 बचता है। जैसे हमारे पास 49 रुपये है, ठीक है, 7 रुपये का कुछ खर्चा वर्चा कर देते हैं तो कितना बचता है 42 रुपये बचता है। उसी प्रकार यहाँ +42 बचा, ठीक है, और बराबर किस पर क्या हो जाएगा 7y, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है आगे, x + 42 पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं राइट साइड में 7 y के साथ गुणा के रूप में है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, यानी 7 y के साथ राइट साइड में गुणा के रूप में है, तो हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में बटे में चला जाएगा। इस प्रकार x + 42 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से y का मान मिल गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमको फिर से क्वेश्चन के सेकंड शर्त से हल करना है। क्वेश्चन का सेकंड शर्त क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है, बाप बोल रहा है अपनी बेटी से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा या फिर हो जाऊंगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सेकंड शर्त यहाँ लिख लेते हैं, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु क्या होगा, वर्तमान में आफ्ताब का आयु क्या है x वर्ष है, लेकिन 7 साल पहले आफ्ताब का आयु क्या था x-7 वर्ष था। उसी प्रकार 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा, पहले था इसलिए हम लोग वर्तमान आयु में घटाए, लेकिन 3 वर्ष बाद बोल रहा है इसलिए हम लोग वर्तमान आयु में 3 वर्ष जोड़ेंगे। इस प्रकार 3 साल बाद आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा x + 3 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार अपनी पुत्री का आयु क्या होगा, 3 साल बाद अपनी पुत्री का आयु यानी 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री का आयु क्या होगा
वर्तमान में तो y वर्ष है, लेकिन 3 वर्ष बाद क्या होगा, y प्लस 3 वर्ष होगा। एक क्वेश्चन का सेकंड शर्त भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसे समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। क्वेश्चन का सेकंड शर्त भी समीकरण के रूप में इजी तरीके से व्यक्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, अब से 3 वर्ष बाद मई को यहाँ तक आप लोग पेन में लाइन खींच दीजिए और मई के बाद आप लोग बराबर लगा लीजिए। इस प्रकार एक हिस्सा इधर हो जाएगा और तुमसे केवल 3 गुना यहाँ का रह जाऊंगा, ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद मई यानी आफ्ताब का आयु क्या है, x प्लस 3 है। इस प्रकार x प्लस 3 आफ्ताब का आयु को लिख लीजिए मई तक, उसके बाद मई के बाद बराबर है तो बराबर लगा लीजिए। तुमसे मतलब 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री यानी बेटी का आयु हो जाएगा y प्लस 3। तुमसे केवल 3 गुनी बोल रहा है तो बेटी का आयु में आप लोग को 3 गुना बोल रहा है या फिर 3 गुनी बोल रहा है तो आप लोग को बेटी का आयु में 3 का गुणा कर देना। इस प्रकार देख लीजिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन का सेकंड शर्त भी समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग को व्यक्त करना है और आप लोग इस प्रकार से समझोगे तो काफ़ी इजी तरीके से यह क्वेश्चन हल हो जाता है। चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार आगे क्या होगा, x प्लस 3, अब 3 का अंदर में गुणा हुआ क्या होगा 3y, और 3 के साथ 3 का गुणा हुआ क्या होगा 3 3 9। इस प्रकार फिर से आगे क्या होगा x प्लस 3। अब यहाँ देखते हैं राइट साइड में प्लस 9 है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा और राइट साइड में क्या बचेगा 3y बचेगा। ठीक है, जैसे हम लोग किसी के पास उधारी लेके आते हैं, ठीक है, -9 रुपया, तो उसमें हम लोग बाद में जाके फिर 3 रुपया जमा कर देते हैं तो हमारा उधारी कितना बचता है -6 रुपया बचता है। उसी प्रकार -9 में हम लोग +3 घटाते हैं तो कितना बचता है -6 बचता है और बराबर किस पार 3y है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आगे 3 y के साथ राइट साइड में गुणा के रूप में, ठीक है, जिसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी x - 6 बटे क्या होगा 3 होगा। 3y के साथ राइट साइड में गुणा के रूप में इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड में आके बटे में चला जाएगा। इस प्रकार x - 6 बटे 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये को हम लोग समीकरण नंबर 2 देते हैं। इस क्वेश्चन का बीजगणित रूप व्यक्त हो जाता है क्योंकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इस प्रश्न का बीजगणितीय रूप है। इस प्रकार इस प्रश्न का बीजगणितीय रूप व्यक्त हो जाता है। तो चलिए आगे हल करते हैं। लेफ्ट साइड में समीकरण नंबर 1 ही है और राइट साइड में समीकरण नंबर 2 1 है। इसकी सहायता से हम लोग हल करेंगे और सारणी बनाएंगे और 2 बिंदु प्राप्त करेंगे और ग्राफ में निरूपित कर इस प्रश्न को भी ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले सारणी बना लेते हैं और आप लोग को इस प्रकार से लिख लेना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हल करके सारणी बनाते हैं और 2 बिंदु प्राप्त करते हैं और ग्राफ में निरूपित करते हैं और इस प्रश्न को ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। इस प्रकार यहाँ टेबल या फिर सारणी बना लिए हैं, टेबल 1 और ये क्या है टेबल 2। इस प्रकार x बराबर यहाँ क्या आएगा और यहाँ y बराबर क्या है x प्लस 42 बटे 7 है और इधर भी लिख लेते हैं x और y बराबर इधर क्या है x - 6 बटे 3 है। अब आपको यहाँ क्या करना है, x के जगह में आप लोग को ऐसा मान रखना है कि हम लोग 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे यहाँ x बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है, x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 42 ही बचेगा और 42 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को रखना है। और हम क्या रखेंगे आगे, उसके बाद हम लोग x के जगह में क्या रख लेते हैं 7 रखेंगे। x के जगह में हम लोग 7 रखेंगे तो 7 प्लस 42 जोड़ के क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। जैसे यहाँ x के जगह में 7 रख लेते हैं, ठीक है, 7 प्लस 42 क्या हो जाएगा 49 और 49 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो साथ ही 49 7 बार में चला जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को x के जगह में ऐसा मान रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ क्या रख लेते हैं x के जगह में 0 रख लेते हैं। ठीक है, 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0 रखेंगे तो -6 बचेगा और -6 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा -2 आ जाएगा y बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को रखना है। और एक बार यहाँ रख लेते हैं x बराबर 6 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 6 रख लेते हैं तो 6 प्लस 6 और -6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो और हम लोग 0 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को x का ऐसा मान रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा भाग चला जाए। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 से हम लोग को 2 बिंदु मिला है। एक बिंदु क्या है
जीरो और 6 है, और दूसरा बिंदु क्या है 7 7 है। और समीकरण नंबर 2 से भी हम लोग को इसी प्रकार दो बिंदु मिला है। एक बिंदु क्या है 0 -2 है, और दूसरा बिंदु क्या है 6 0 है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को दो बिंदु मिला है। चलिए इसको हम लोग क्या में निरूपित करेंगे, ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो चलिए इस प्रकार आप लोग ग्राफ बना लीजिए, या फिर ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं एक बिंदु क्या है 0 और 6 है, यानी यहाँ एक्स अक्ष की प्लस दिशा है और एक्स अक्ष की माइनस दिशा है लेफ्ट साइड में, और ऊपर की तरफ वाई अक्ष की प्लस दिशा है और नीचे की तरफ वाई अक्ष की माइनस दिशा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहला बिंदु हम लोग मिला लेते हैं समीकरण नंबर 1 की सहायता से 0 और 6, यानी एक्स अक्ष की दिशा में 0, तो यहाँ 0 कहाँ है यहाँ है, और वाई अक्ष की दिशा में +6 यहाँ क्या है तो यहाँ है ये वाला बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला वाला बिंदु मिला चुके हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 0 6, और दूसरा वाला बिंदु एक्स अक्ष की दिशा में 7 और वाई अक्ष की दिशा में भी 7, तो यहाँ 7 कहाँ है यहाँ है, और इसके जगह जैसे हम लोग यहाँ सीधी लाइन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 है। ठीक है, ये 7 है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ये वाई अक्ष की दिशा में भी 7 बोल रहा है, तो इस प्रकार यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, ये 7 है, इस प्रकार यहाँ लिख लेते हैं 7 7। अब आप लोग को यहाँ एक सीधा और सरल रेखा मिलेगा। ठीक है, जो कि ग्राफ में व्यक्त हो चुका है इस प्रकार से, यहाँ देख लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और इसको हम लोग क्या देते हैं, और ये क्या है समीकरण नंबर 1 की रेखा है। ठीक है, x + 42/7 बराबर y, ये है समीकरण नंबर 1 की रेखा, जो कि हम लोग ग्राफ में व्यक्त कर चुके हैं। अब समीकरण नंबर 2 देखते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में 0 और क्या है -2 है, जो कि वाई अक्ष की दिशा में है। यहाँ देखते हैं ये वाला हो जाएगा 0 -2। ठीक है, ये वाला पॉइंट, यानी एक्स अक्ष की दिशा में 0 और वाई अक्ष की दिशा में -2, और क्या है एक्स अक्ष की दिशा में 6 और वाई अक्ष की दिशा में 0, तो इस प्रकार यहाँ लिख लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 6 0। ठीक है, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं इस प्रकार से, ये भी एक सीधा और सरल रेखा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 की क्या हो जाएगा रेखा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ लिख लीजिए ये क्या है समीकरण नंबर 2 की रेखा। और समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था x - 6/3 बराबर y। इस प्रकार हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ग्राफ में निरूपित कर चुके हैं। इसी प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, यानी क्रिकेट टीम का एक कोच होता है, उसने क्या किया 3,900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। यानी 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना है 3,900 रुपये। जैसे आप लोग किसी सब्जी वाले के पास जाते हो कि 40 रुपये का क्या दे दीजिए आलू और टमाटर दे दीजिए, इसी प्रकार से यहाँ 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना है 3,900 रुपये है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा तथा उसी प्रकार का 3 गेंद कितना रुपए में खरीदा 1,300 रुपये में खरीदा। यानी कुछ समय बाद उसने फिर सोचा होगा एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा, यानी दोनों का मिला के यहाँ भी कितना रुपये है, एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य 1,300 रुपये है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन का सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए या ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हल करते हैं। इस प्रकार से हल लिख लीजिए। और हम लोग को यहाँ पता नहीं है, यानी 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य दोनों की मिला के कितना है 3,900 रुपये है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है एक बल्ला का मूल्य क्या है, ना ही हम लोग को पता है एक गेंद का मूल्य क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी मान नहीं दिया रहता है उसकी जगह हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं वाई रुपये। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए, माना एक बल्ला का मूल्य, माना एक बल्ला का मूल्य 100 रुपये है। इस प्रकार से आप लोग मान लीजिए कि क्योंकि हमको पता नहीं है यहाँ एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पता नहीं है, इसलिए हम लोग उसके जगह क्या मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तथा एक
गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं, ₹y है। इस प्रकार से आप लोग मान लीजिए। अब हम लोग प्रश्नानुसार हल करते हैं। यहाँ देखते हैं एक बल्ले का मूल्य कितना है, ₹x है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x रुपये हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं 1 kg शक्कर का मूल्य कितना है, ₹1 है, तो 2 kg यानी 2 किलो शक्कर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2। इस प्रकार 2 किलो शक्कर का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ एक बल्ले का मूल्य ₹x है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ एक गेंद का मूल्य कितना है, ₹y है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹6y हो जाएगा। ठीक है। और 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, दोनों की मिला के ₹3,900। इस प्रकार से हम लोग इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार 3 गेंद का मूल्य और 6 गेंद का मूल्य दोनों की मिला के कितना है, ₹3,900 है। इसको फेर में उतार लीजिए। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 त्रि 9 और 0। इस प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा, x + 2y बराबर 1300। ठीक है। एक ऐसे में हुआ, हम लोग 3 से भाग दिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 त्रि 9 और 0 को उतार लीजिए। इस प्रकार से हम लोग भाग दिए तो x + 2y बराबर 1300 आया। ठीक है। 2y को हम लोग लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और बराबर किस पार 1300 को लिख लेते हैं। और इधर लेफ्ट साइड में +x है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में 2y के साथ गुणा के रूप में है, इसको भी हम लोग पक्षांतर कर देते हैं तो ये राइट साइड में जाके बटे में चला जाएगा। इस प्रकार 1300 - x बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 लेफ्ट साइड में y के साथ गुणा के रूप में है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके बटे में यानी भाग में चला जाएगा। इस प्रकार 1300 - x बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर से हम लोग पुनः प्रश्न आंसर हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ एक बल्ले का मूल्य क्या माने हैं, ₹x माने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन का सेकंड शर्त क्या बोलता है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद कितना ₹100 में खरीदा, ₹1300 में खरीदा। तो हम लोग यहाँ एक बल्ले का मूल्य कितना रुपये माने हैं, ₹100 माने हैं। तो यहाँ उसके बाद उसने एक बल्ला खरीदा, एक बल्ले का मूल्य कितना है, ₹100। ठीक है। तथा उसी प्रकार का 3 गेंद, तो हम लोग क्या माने थे, एक गेंद का मूल्य ₹y माने थे, तो 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इन दोनों यानी एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य कितना रुपये है, दोनों की मिला के ₹1300। इस प्रकार से इसको भी हम लोग समीकरण के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, 3y को हम लोग लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और 1300 राइट साइड में है, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में +x है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, यानी 1300 - x हो जाएगा। और यहाँ 3y के साथ क्या के रूप में है, गुणा के रूप में है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। इस प्रकार 1300 - x बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 3 y के साथ गुणा के रूप में इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे में यानी भाग में चला जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से समीकरण नंबर 2 मिल चुका है। और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इस प्रश्न का क्या है, बीजगणितीय रूप है। इस प्रश्न को हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इस प्रश्न का बीजगणितीय रूप है। तो चलिए इस प्रश्न को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से हल करेंगे और यहाँ से हम लोग सारणी बनाएंगे और वहाँ से 2 बिंदु प्राप्त करेंगे और उस बिंदु को ग्राफ में निरूपित कर इस प्रश्न को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से इस प्रकार लिख लीजिए। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हल करके 2 बिंदु प्राप्त करते हैं और सारणी बना लेते हैं और उस बिंदु को ग्राफ में निरूपित कर इस प्रश्न को भी ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 को एक साइड लिख लीजिए यानी लेफ्ट साइड में, और समीकरण नंबर 2 को राइट साइड में लिख लीजिए और यहाँ पर सारणी बना लीजिए यानी
टेबल बना लीजिए टेबल 1, और राइट साइड में क्या बना लीजिए टेबल 2 बना लीजिए। और आप लोग को यहाँ एक डिब्बे में क्या रखना है, एक्स रखना है, और आपको एक डिब्बे में वाई का मान रखना है। जैसे यहाँ वाई का मान समीकरण नंबर 1 क्या है, 1300 माइनस एक्स बटे 2 है। और राइट साइड में भी आप लोग को एक डिब्बे में एक्स रखना है और दूसरे डिब्बे में क्या रखना है, वाई रखना है, यानी समीकरण नंबर 2 का मान रखना है 1300 माइनस एक्स बटे 3। अब आपको यहाँ एक्स का मान ऐसा रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा चला जाए। जैसे आप लोग यहाँ एक्स के जगह में हम लोग यहाँ 300 रख लेते हैं, ठीक है। जैसे 1300 में हम लोग 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा, और 1000 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो आई का मान हम लोग को क्या मिलेगा, 500 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को ऐसा मान रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा चला जाए। उसके बाद एक बार हम लोग एक्स की जगह में क्या रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं, ठीक है। एक्स की जगह में हम लोग 100 रखेंगे तो 1300 में हम लोग 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1200, और 1200 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, वाई का मान हम लोग को 600। इस प्रकार से आप लोग को एक्स का मान ऐसा रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा चला जाए। उसके बाद इधर देखते हैं, एक्स के जगह में हम लोग इधर सारणी 2 में 400 रख लेते हैं, ठीक है। उसका 400 में रखेंगे तो 1300 में हम लोग 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900, और 900 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा वाई का मान, इस प्रकार। उसके बाद एक्स की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 1300 रखेंगे, ठीक है। तो प्लस 1300 और माइनस 1300 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे हम लोग एक्स की जगह में 1300 रख लेते हैं, ठीक है। 1300 रखेंगे तो प्लस 1300 और माइनस 1300 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जीरो को हम लोग कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और जीरो को हम लोग 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से 2 बिंदु मिल चुका है, यानी समीकरण नंबर 1 से 2 बिंदु मिला है और समीकरण नंबर 2 से हम लोग को 2 बिंदु मिला है। इन बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में निरूपित करेंगे और इस प्रश्न को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, समीकरण नंबर 1 से 2 बिंदु, यानी एक बिंदु का निर्देशांक क्या है, 300 500 है, और दूसरा बिंदु का निर्देशांक क्या है, 100 600 है। उसी प्रकार समीकरण नंबर से 2 बिंदु मिला है और एक बिंदु का निर्देशांक 400 300 है, और दूसरा बिंदु का निर्देशांक क्या है, 1300 0 है। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ में निरूपित करते हैं। इस प्रकार से ग्राफ बना लीजिए, या फिर ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं एक बिंदु क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 300 और वाई अक्ष की दिशा में 500। तो यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष की दिशा में 300 ये वाला होगा, और वाई अक्ष की दिशा में 500। तो ये बिंदु कहाँ मिलेगा आपस में, तो इस प्रकार से सीधा खींच लेते हैं, ठीक है। ये एक्स अक्ष की दिशा में 300 और वाई अक्ष की दिशा में 500, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ लिख लेते हैं 300 500, और दूसरा बिंदु यहाँ क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 100 और वाई अक्ष की दिशा में 600। तो यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष की दिशा में 100 और वाई अक्ष की दिशा में 600, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ खींच लेंगे, इसको लिख लेते हैं 100 600, ठीक है। और यहाँ एक सीधा और सरल रेखा बनेगा समीकरण नंबर 1 का, ठीक है, जो कि हम लोग ग्राफ में निरूपित कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे क्या था, 2 था। ये क्या हो गया, ग्राफ में निरूपित हो गया। तो देखते हैं समीकरण नंबर 2 के बिंदु क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 400 और वाई अक्ष की दिशा में 300। एक्स अक्ष की दिशा में क्या है, 400, तो ये वाला पॉइंट होगा, और वाई अक्ष की दिशा में 300, तो ये वाला पॉइंट होगा। लेकिन ये आपस में कहाँ मिलेंगे, एक बिंदु पे, यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग स्केल की सहायता से खींच लेते हैं, 400 और 300 यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं 400 और 300। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 1300, तो यहाँ देख लेते हैं एक्स अक्ष की दिशा में 1300 ये वाला पॉइंट होगा, और वाई अक्ष की दिशा में 0, तो यहाँ 0 ये वाला आ जाएगा। और इसको लिख लेते हैं 1300 0। तो यहाँ भी एक सीधा और सरल रेखा बनेगा, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ग्राफ में समीकरण नंबर 2 का भी एक सीधा और सरल रेखा बनेगा, ठीक है। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है, और समीकरण नंबर 2 क्या था, y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे क्या था, 3 था। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को यानी
ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यानी कोई व्यक्ति जब खरीदने गया बाजार में तब उसको 160 रुपये में 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मिल रहा था। ये क्वेश्चन का फर्स्ट शर्त है। उसके बाद 1 महीने बाद जाता है कोई व्यक्ति खरीदने बाजार में, तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना रुपये हो जाता है? 300 रुपये हो जाता है, यानी कुछ रुपये बढ़ा हुआ है। इस स्थिति को हम लोग को क्या करना है? बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन का फर्स्ट शर्त क्या है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपये, ठीक है। और क्वेश्चन का सेकंड शर्त क्या है? 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? दोनों के मिला के 300 रुपये है। इस स्थिति को हम लोग को क्या करना है? बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। हम लोग को यहाँ पता नहीं है कि दोनों को मिला के, यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर को मिला के कितना रुपये मिल रहा है? 160 रुपये मिली। हमको पता नहीं है कि 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना रुपये है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसके जगह में क्या करेंगे? हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। जैसे किसी चीज़ का मान पता नहीं होता उसी प्रकार यहाँ मान लेते हैं 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये है और 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या है? वाई रुपये। इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। इस प्रकार से हल लिख लीजिए। माना 1 केजी सेब का मूल्य क्या है? 100 रुपये मान लेते हैं। इस प्रकार से 100 रुपये मान लेते हैं तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान लेते हैं? वाई रुपये मान लेते हैं। क्योंकि हमको पता नहीं है दोनों को मिला के कितना रुपये? 160 रुपये है, लेकिन 1 किलो का मूल्य यहाँ दिया नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं? 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या मान लेते हैं? वाई रुपये मान लेते हैं। इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नानुसार हल करेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार हल करेंगे। 1 किलो सेब का मूल्य क्या है? 100 रुपये है, तो यहाँ 2 किलो सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 2x रुपये हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं पहले आप लोग को हल करके अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। 1 किलो शक्कर 1 रुपये मिल रहा है, तो 2 किलो कितना रुपये मिलेगा? 2 रुपये मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो 2 किलो सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 2x रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या है? वाई रुपये है, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। ये दोनों को मिला के कितना रुपये मिल रहा है? 160 रुपये में मिल रहा है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए और समीकरण के रूप में बना लीजिए। अब आगे क्या होगा? 2x बराबर क्या होगा? 160 को राइट साइड में रहने देते हैं और प्लस वाई लेफ्ट साइड में है, जो कि हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। अब आगे यहाँ देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या है? 2x है और 2x के साथ गुणा के रूप में इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा। यानी 2 लेफ्ट साइड में गुणा के रूप में इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो राइट साइड में बटे में यानी भाग में चला जाएगा। इस प्रकार 160 माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस प्रकार से पुनः हम लोग प्रश्नानुसार फिर से हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड शर्त क्या है? 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 रुपये हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो 4 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 4x रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या है? वाई रुपये है, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? 2y रुपये हो जाएगा। और दोनों को मिला के कितना रुपये है? 1 महीने बाद 300 रुपये है। इस प्रकार से आप लोग इसको भी समीकरण के रूप में व्यक्त कर लीजिए। 2 से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 से हम लोग भाग देंगे 300 को कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। जैसे 2 एकम 2 और यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10 और 0। इस प्रकार से आप लोग भाग दीजिए। फिर इस प्रकार आगे क्या होगा? 2x प्लस वाई बराबर क्या है? 150 है। अब 2x को हम लोग लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और बराबर किस पार? 150 है, तो 150 को लिख लेते हैं और लेफ्ट साइड में प्लस वाई है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 2x के साथ गुणा के रूप में है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो ये बटे में चला जाएगा। इस प्रकार x बराबर क्या होगा? 150 माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में 2x के साथ गुणा के रूप में है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो राइट साइड में बटे यानी भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं और इस प्रश्न का बीजगणितीय रूप व्यक्त हो जाता है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इस प्रश्न का बीजगणितीय रूप है। चलिए
अब इस प्रश्न का ज्यामितीय रूप भी बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से। इस प्रकार से लिख लेना है आपको, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आपको हल करना है और आपको क्या करना है, दो बिंदु प्राप्त करना है और आपको क्या करना है, सारणी बनाना है और उन बिंदुओं को यानी उन बिंदुओं को आप लोग को क्या करना है, ग्राफ में निरूपित करना है। ठीक है, ग्राफ में निरूपित कर ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। इस प्रकार से आप लोग को सरल भाषा में लिख लेना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में समीकरण नंबर 1 को रख लीजिए और राइट साइड में समीकरण नंबर 2 को रख लीजिए। समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर 150 माइनस वाई बटे 2 है। इस प्रकार से आप लोग लेफ्ट और राइट साइड में रख लीजिए और आप लोग को यहाँ सारणी बनाना है नीचे। इस प्रकार सारणी बना लीजिए, इसको अंग्रेजी में टेबल भी बोलते हैं, इसको टेबल 1 दीजिए और इसको टेबल 2 रख लीजिए। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ x एक डिब्बा में रखना है, x बराबर यहाँ क्या है, 160 माइनस वाई बटे 2 है और एक डिब्बा में आप लोग को y रख लेना है और इधर समीकरण नंबर 2 को रख लीजिए, यानी x का मान यहाँ क्या है, एक डिब्बा में आप लोग को x का मान रखना है 150 माइनस वाई बटे 2 रखना है और एक डिब्बा में आप लोग को क्या रखना है, y का मान। अब आप लोग को यहाँ क्या करना है, यहाँ पे y का मान आप लोग को ऐसा रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, जैसे यहाँ y की जगह में हम लोग क्या रख लेते हैं, 60 रख लेते हैं, तो 160 में जैसे यहाँ y बराबर यहाँ 60 रख लेते हैं। ठीक है, y की जगह में, तो 160 में हम लोग 60 घटाते हैं कितना बचता है, 100 बचता है और 100 को हम लोग 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ एक बार क्या करते हैं, y बराबर 100 रख लेते हैं। ठीक है, y की जगह में हम लोग 100 रखेंगे तो 160 में हम लोग 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 60 बचेगा और 60 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को ऐसा मान रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा भाग चला जाए। उसके बाद टेबल 2 में भी उसी प्रकार से आप लोग को ऐसा मान रखना है कि भाग देने पे पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, यहाँ y बराबर क्या मान रख लेते हैं, 50 रख लेते हैं। ठीक है, y बराबर हम लोग 50 रखेंगे तो 150 में हम लोग 50 रखेंगे y की जगह में, तो 150 में हम लोग 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 बचेगा और 100 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, y की जगह में हम लोग 30 रखेंगे तो 150 में हम लोग 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा और 120 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। इस प्रकार ये 60 और 30 हो जाएगा दूसरा बिंदु के दूसरा निर्देशांक। ठीक है, इस प्रकार ग्राफ बना लीजिए या फिर ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और समीकरण नंबर 1 से दो बिंदु मिल चुका है, यानी एक बिंदु का निर्देशांक क्या है, 50 और 60 है और दूसरा बिंदु का निर्देशांक क्या है, 30 और 100 है। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से भी हम लोग को दो बिंदु का निर्देशांक मिल चुका है, एक बिंदु का निर्देशांक 50 है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक क्या है, 60 और 30 है। और यहाँ ग्राफ में प्रत्येक खानों की संख्या क्या है, प्रत्येक खानों की संख्या इस प्रकार से आप लोग को लिखना जरूरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी प्रत्येक खानों की संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक खाना 10 है तो उसके बाद इससे सेकंड वाला खाना 10 है, दोनों को मिला क्या 20 हो गया। उसी प्रकार से प्रत्येक खानों की संख्या 10 है। इसी प्रकार से 10 20 करके बढ़ते जाएगा। आगे क्या करेंगे हम लोग, इस बिंदु के निर्देशांक को मिलाएंगे। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से एक बिंदु का निर्देशांक क्या है, x अक्षक दिशा में 50 और y अक्षक दिशा में 60। तो यहाँ x अक्षक दिशा में 50 और y अक्षक दिशा में 60, तो यहाँ मिलाते हैं इस प्रकार से 50 और 60 को। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे आएगा पॉइंट, x अक्षक दिशा में 50 और y अक्षक दिशा में 60, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर 50 60। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ x अक्षक दिशा में 30 और y अक्षक दिशा में 100, x अक्षक दिशा में 30 यहाँ ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, और y अक्षक दिशा में 100 तो यहाँ पे ये वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, x अक्षक दिशा में 30 और y अक्षक दिशा में 100 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 100 और यहाँ ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो एक सीधा और सरल रेखा बनेगा, जो कि किसका है, समीकरण नंबर 1 का है। और समीकरण नंबर 1 क्या है, x बराबर
तो इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 के बिंदु को मिलाते हैं। एक्स अक्षक दिशा में 50 यहाँ पर और वाई अक्षक दिशा में भी 50। ठीक है, यहाँ मिलाते हैं। एक्स अक्षक दिशा में 50 तो वाई अक्षक दिशा में भी 50। ठीक है, तो यानी दोनों साइड 50-50, तो यहाँ पे आएगा ये वाला बिंदु, यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर एक्स अक्ष दिशा में 50 और वाई अक्षक दिशा में भी 50। और यहाँ देखते हैं एक्स अक्षक दिशा में 60 और वाई अक्षक दिशा में 30। एक्स अक्षक दिशा में 60 और वाई अक्षक दिशा में 30, तो यहाँ आएगा। ठीक है, एक्स अक्षक दिशा में 60 और वाई अक्षक दिशा में 30, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, 30, 60 और 30। इस प्रकार से हम लोग को यहाँ से भी एक सीधा और सरल रेखा मिलेगा, किसका? समीकरण नंबर 2 का। और समीकरण नंबर 2 क्या है? एक्स बराबर प्रकार से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ग्राफ में यानी ज्यामिति रूप में व्यक्त कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्नावली का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यानी लास्ट हो जाता है। चलिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।